अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसका डेफिनेशन है कि डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई सिट्रस पैरिबस। इसको देख के अगेन इंटिमिडेट मत हो, ये समझाएंगे। डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप, अभी तक हमने डिमांड में क्या पढ़ा था कि प्राइस बढ़ी, जैसे ही प्राइस बढ़ी तो आपको आपके पेरेंट्स ने डेयरी मिल्क मना कर दिया कि भाई अब 10 रुपए की आ रही है। यहां पे मना नहीं करता है, प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर को लगता है भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम अपनी पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसीलिए जैसे प्राइस बढ़ी वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। और इसीलिए इसका कर्व आपकी लाइफ की तरह रहता है, करियर में ऊपर जाना है वैसे ही सप्लाई कर्व रहता है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। इसका मतलब क्या है, एक तो पहले देखते हैं सिट्रस पैरिबस का मतलब क्या होता है। सिट्रस पैरिबस का मतलब यह होता है कि बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। अब आज के टाइम में जैसे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर ना पढ़ने की वजह से नहीं आए तो वो उसको मान लो प्राइस, पर जब आपको बोला जाता है कि क्यों नहीं नंबर आए तो आप 50 रीजंस गिनाते हो। एक कि घर में फंक्शन था, दूसरा कि पढ़ाई, तो इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाई के बहुत सारे रीजंस आपके होते हैं कि नई बाइक आई थी तो घूमने निकल गए, नई साइकिल आई थी तो घूमने निकल गए। तो उन चीजों को इकोनॉमिस्ट को यह समझ में आ गया कि ऐसे तो कोई लॉ ही नहीं बन पाएगा, तो कुछ चीजों को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर हम दो चीजों का रिलेशन देख रहे हैं तो। तभी इसकी ही वजह से जो अपने नॉर्मल लाइफ में पढ़ाई का जो एक लॉ बनाया है ना कि कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो सिट्रस पैरिबस वही होता है जो अभी तक हम देख रहे थे कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के हम ये देख रहे हैं, तभी घर वाले हमको ये बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए वो दो चीजों का, बाकी चीजों को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिस्ट ने भी जब ये लॉ बनाया तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को ही कंसिडर किया। अब अगला पॉइंट आता है डायरेक्शन नॉन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब यह होता है कि तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या। इस लॉ ऑफ सप्लाई में आगे हम कैलकुलेट करना भी ऑल्दो सीखेंगे, पर अभी अगर हम देखें तो अभी हमें कैलकुलेशन करना आया नहीं है, तो इसीलिए अपन को अभी इस लॉ ने यह बताया डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्शन इसका किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना इलास्टिसिटी में सीखेंगे जो आगे का टॉपिक है। अगला पॉइंट है नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 से चालू होकर 45 डिग्री बनाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो चीज ही निकालने का अपन इलास्टिसिटी में सीखेंगे। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा कभी मत सोचना, हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक, अगला है वन साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड रिलेशनशिप तो वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, नॉट इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑन प्राइस है ये। अब हम ये देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना फर्क आता है, पर हम ये उल्टा नहीं बताएंगे कभी भी कि सप्लाई ऊपर नीचे हो गई जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट हो रही है। वो नहीं होता है रिलेशनशिप। हमेशा रिलेशन यहां पे प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना होता है, हमेशा यही होता है। उल्टा कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अब एजम्पशंस क्या हैं, जो सिट्रस पैरिबस हमने पढ़ा था वही सारे इसके एजम्पशंस हो जाएंगे। क्या कि क्या क्या हमें कांस्टेंट रखना है। ए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। भाई चाय और कॉफी की सप्लाई की बात हो रही है, तो अगर हम चाय की बात करें तो सप्लाई ऑफ कॉफी को तुम कांस्टेंट रखना, नहीं तो हो सकता है कि एकदम से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आए अपने इन्फ्लुएंसर के और हम कॉफी पीने लगे, तो वो इकोनॉमिस्ट जो बैठ के चाय का सप्लाई निकाल रहा था उसके तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। दूसरी चीज क्या रखेंगे कांस्टेंट की, टेक्नोलॉजी। अभी हम टेक्नोलॉजी को डिटर्मिनेंट में देख के आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, पर यहां पे क्योंकि हमें लॉ बनाना था हमने बोला टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती है। अगला है इनपुट प्राइसेस।
अब क्योंकि वो डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज हो रहा था अपना, तो हम इनपुट प्राइस ये रखेंगे कि भाई जब तक हम ये लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं तब तक इनपुट प्राइस भी चेंज नहीं होंगी। इसीलिए ये एजम्पशंस होते हैं, जितने ज्यादा एजम्पशंस होते हैं उतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होते हैं इकोनॉमिस्ट के। ठीक है, टैक्सेशन भी कांस्टेंट, गोल ऑफ बिजनेस भी कांस्टेंट। तो सिर्फ प्राइस से ही अपन को लॉ देखना है, ये पूरा एजम्पशंस और सिट्रस पैरिबस और ये बड़े कठिन जो शब्द हैं ये सब उस वजह से ही हैं। ठीक, अगला देखें कि रीजंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के, क्यों प्राइस से सप्लाई इफेक्ट हो जाती है। एक तो जो मैं बार बार गला फाड़ के बता रहा हूं, प्रॉफिट मोटिव। अगर प्राइस बढ़ी, मेरे को ज्यादा रेम्यूनरेटिव लगा, तो मैंने और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना चालू कर दिया। दूसरा है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अब एक जगह पे बहुत सारी फर्म्स आ गई तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो प्राइस कैसे, अगर प्राइस सपोज करें कि एक आलू बेचने वाला बंदा है, वो आलू बेच रहा है, पर जनरली जो आलू 10 रुपए में बिकता है, उस दिन लेज वाले आ गए तो उन्होंने बोला कि भाई आलू तो हम 50 रुपए में लेंगे और इस महीने हर दिन लेंगे। तो बहुत सारे लोग जो अपने यहां खेती कर रहे हैं, हो सकता है वो आलू लगाने लगे, तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ी तो अपने बहुत सारे फर्म्स भी सब कूद पड़े कि हमें भी प्रॉफिट चाहिए, हमें भी प्रॉफिट चाहिए। अगला है चेंज इन स्टॉक। अब प्राइस बढ़ेगी और स्टॉक भी चेंज होगा अपना, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा हम बनाना, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे अपना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन, अगर बिका तो ठीक, नहीं बिका तो स्टॉक में रख लेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि आगे चल के कभी ना कभी तो ये बिकना ही है। तो चेंज इन स्टॉक के भी रीजन, चेंज इन स्टॉक भी एक रीजन आता है लॉ ऑफ सप्लाई में। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई को डिनाई कर दिया जाता है। अब ये जो चीजें हैं वो लॉ ऑफ सप्लाई, जो प्राइस और क्वांटिटी का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, वो इन चीजों में डिफाई कर दिया जाएगा। हर चीज, एवरीथिंग हैज एन एक्सेप्शन अपन बात करते हैं, यही वो एक्सेप्शंस है। पहला क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, वही जो अपन होल्डिंग की बात कर रहे थे प्याज में, कि मुझे लगता है कि आज इतने कम में बिक रही है पर आगे चल के हो सकता है वो प्राइस बढ़ा के बिकने लगे। तो मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से, इवन दो प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लूंगा, मैं उसी प्रोडक्शन को स्टॉक में रखते जाऊंगा अपने गैराज में। ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है क्योंकि ये पेरिशेबल होते हैं। जो टमाटर, आप बहुत सारे टाइम ऐसे पेपर में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे किसानों ने अपने टमाटर रोड पे फेंक के चले गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग अगर ना मतलब वो बेच नहीं पा रहे थे एक अमाउंट पे जो उनके लिए रेम्यूनरेटिव था या प्रॉफिटेबल था। अगर उनको लागत ही 5 रुपए लग रही है और मार्केट में 5 पे बिक रहा है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे वो बेचने जाने का भी क्यों एफर्ट लें। इसीलिए एग्रीकल्चर गुड्स में अगर प्राइस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो भी कई बार लॉ ऑफ सप्लाई को ये एडहेयर नहीं करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे अपना जो मम्मी या पापा, आपको कभी लगेगा कि मंडी में रोज 11 बजे के बाद क्यों जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो किसान वहां बैठा हुआ है वो ये देखता है कि इसके बाद तो उसको जाना है जल्दी से खत्म करके अपना पूरा प्रोड्यूस। वो नहीं बिकेगा, नहीं बिका, अगले दिन वाला आप जाओगे, आप फ्रेश मांगोगे, तो पिछले दिन ही वो बोलता है कि भाई मैं 40 में बेच रहा था अभी तक, पर 11 बज गए हैं, अब मुझे खत्म करना है, तो तुम 20 में ले लो मेरा प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चरल गुड्स इसीलिए एक्सेप्शंस हो गए कि वो कम करके भी बेच रहा है, सप्लाई करे जा रहा है। सिमिलरली पेरिशेबल गुड्स, ये रिलेटेबल हो सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स में क्योंकि और आ जाते हैं इसीलिए एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं लिखा है। पेरिशेबल मतलब वो एक टाइम के बाद इनकी एक्सपायरी आ जाएगी, एक टाइम वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो सिमिलरली पेरिशेबल गुड्स में जैसे दूध हो गया, दूध आपका खराब होने लगता है अगर उतने टाइम में नहीं बिका, तो वो कम प्राइस पे भी बेचना प्रेफर करेंगे रादर देन स्टोरिंग इट अप। रेयर आर्टिकल्स हो गया। अब किसी ने, एमएफ हुसैन ने एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब उसको नहीं बिक रही है तो एमएफ हुसैन ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी प्राइस कम हो रही है, मैं ये नहीं बेचूंगा।
ये क्योंकि रेयर आर्टिकल है, तो इवन दो प्राइस भी बढ़ रही है, हो सकता है कि इसकी लॉ ऑफ सप्लाई को डिफाई करते करते भी वो एक ही है, क्योंकि एक ही पेंटिंग बनाई वो वाली। तो जितनी ज्यादा, तभी तो बिडिंग होती है, जो वो बोली लगाते हैं लोग, वो रेयर आर्टिकल्स की बोली इसीलिए ही लगाते हैं कि ज्यादा प्राइस तो भी सप्लाई एक ही है, तो वो बढ़ा नहीं सकता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ये तो पसंद आ गई मार्केट में, ये वाली एक और बना देता हूं। ऐसा कार्बन कॉपी वाला नहीं चलता है पेंटिंग्स में। रेयर आर्टिकल्स ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। अगला, बैकवर्ड कंट्रीज। अब भाई कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पास रेगिस्तान ही है। अब हम इजराइल की जो बात करते हैं, वो ऑल्दो अब बैकवर्ड नहीं बची है, पर किसी टाइम में पास्ट में वो बैकवर्ड कंट्री थी। क्यों थी? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, उनके पास नदी झरने जो हम यहां देखते हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं। तो क्योंकि वो इतने ज्यादा नहीं हैं, तो वो अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, इवन दो प्राइस बहुत बढ़ गई हो। एक अगर पानी की बोतल भी वहां पे अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो 200 की मांगने लगे और उसके पास है ही नहीं, तो वो भर के कहां से देगा? तो नहीं दे सकता है वो। अब तो ऑल्दो उन लोग ने कुछ अलग करके अपने आप को फॉरवर्ड कंट्री बना दिया है, पर ये रिसोर्स बैकवर्ड कंट्रीज की बात हो रही है यहां पे। ठीक,